Hello and good morning, all of you. Welcome to the UPSC Environment Series by Alpha Ace Academy, and we are at the lecture 15, starting with the part 3 of the environment, that is biodiversity. आंख बंद करें, अपने आप को इमेजिन करें आप एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हैं। जिस कमरे में बैठ के आप ये लैपटॉप पे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं या मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है। आंख बंद करें, आंख बंद करके देखें कि आप एक जंगल में खड़े हैं, आपके अराउंड जो भी है वो बायोडाइवर्सिटी है। अब आंख बंद करते हुए आप आ जाएं बीच पे, आँख खोलें, आप देखेंगे पानी, समुंदर, ये बायोडाइवर्सिटी है। उसके सामने आपको वेल दिख रही है, तैरते तैरते आप समुद्र के बीच में पहुंच गए और वहाँ पे आपको वेल दिख रही है, वो बायोडाइवर्सिटी है। अब आप चले जाएं हिमालयाज़ पे, पर्वत पे चढ़ते हुए, नंदा देवी की पहाड़ियों पे चढ़ते हुए जो नेचुरल इकोसिस्टम आपको दिख रहा है वो बायोडाइवर्सिटी है। उसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, आप खुद पार्ट हैं बायोडाइवर्सिटी का। 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपको हम एनिमल और प्लांट किंगडम भी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब, और बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों डिप्लीट हो रही है। बिगनिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, वैसे तो मैं आपको आंख बंद करके समझा चुका हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड ब्लर आ रहा होगा, लाइट फिर चले गई है, काफ़ी ज़्यादा लाइट की स्थिति ख़राब है, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा जानता हूँ। बट ये लाइट जाना भी हमें लेक्चर बनाने से नहीं रोक पाएगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। देन बिगनिंग ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ इज़ द ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी इज़ द ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया, द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, मशरूम आपके सामने उग रहा है, एक टाइप का बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ, बिकॉज जो वेब है, फूड चेन, फूड वेब, प्रोडक्शन, प्रेडेटर, प्रे, खाना, सर्वाइवल, ऑक्सीजन, सब जो है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। और बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बना के रखें। वो हमें फूड देता है, वाटर देता है, मेडिसिन देता है, शेल्टर देता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बेसिकली 3 लेवल में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज़ लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे। दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? आप और आपका भाई या बहन या कोई कज़न आपसे अलग दिखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप और आपके पापा अलग दिखते हैं। हम लोग हैं तो ह्यूमन्स ही, लेकिन फिर भी हम लोग अलग दिख रहे हैं। कहीं किस वजह से? जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स अलग अलग हैं। आप और एक शेर अलग अलग दिखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सॉरी वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है अलग स्पीशीज़ हैं, वो अलग स्पीशीज़ है। खैर, आप मुझे ये बताओ कि हम लोग कौन से किंगडम से आते हैं, एनिमेलिया वाले से या प्लांट वाले से? और आप मुझे किंगडम, फाइलम, क्लास, ये 3 चीज़ बताओगे ह्यूमंस की, ठीक है। हम लोग आते कहाँ से? तो जब हम अपने आप में एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर शेर ऐसा दिखता है, एक पर्टिकुलर शेर ऐसा दिखता है, या शेर ऐसा दिखता है और लेपर्ड ऐसा दिखता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, ठीक है, कि या आप और आपका भाई या आपका कज़न अलग दिखते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की जीन मेकअप क्यों अलग है। 10 ईच स्पीशीज़ वेरी फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज़ जो है, हर पौधा भी अपने आप में अलग दिखता है। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन इट विच गिव्स इस अपीयरेंस। जो अपीयरेंस होती है उसको फिनोटाइप बोलते हैं, जो उसका जीन होता है, जो उस चीज़ रिप्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। अगर हम बात करें जीन्स की तो 45 to 700 माइक्रोप्लाज्मा में होते हैं, छोटा सा होता है माइक्रोप्लाज्मा में भी 45 to 700 जीन्स हैं। बैक्टीरिया में 4000, फ्रूट फ्लाई में 13000 और राइस में 32,000 से 50,000, और एक ह्यूमंस के अंदर 35 to 45,000 जीन्स होते हैं। और ये जो जीन्स हैं ये वेरी करते हैं, एंड जिस भी स्पीशीज़ में जहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशन होती है, वो उसके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसके सर्वाइवल के चांस किसी भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं, वो बेटर अडेप्ट कर पाता है। और जिस भी स्पीशीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, मान लिया एक ही टाइप का जीन है उसमें, उस जीन पे भैया कोई बीमारी लग गई, या एक जीन आया, एक ही जीन था और कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस जो वो जो जीन्स हैं या वो जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो कोरोना वायरस को नहीं झेल सकता, सारी की सारी
जेनेटिक या वो पर्टिकुलर स्पीसी वाइप आउट हो जाएगी क्योंकि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी 1 है। और जितने ज़्यादा होंगे भाई, ए नहीं, ए पे इफेक्ट करेगा, हो सकता है बी और सी पे ना करे तो बी और सी वाले बच जाएंगे। तो ऐसे ही जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर दी सर्वाइवल। ठीक है, दस जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ जीन्स कंटेंट विद इन द स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन से। भाई आप और आपका भाई, आपके मम्मी पापा सेम है लेकिन फिर भी आप अलग दिखते हैं, ये क्या है? रिप्रोडक्शन से। या फिर रिकॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स, या फिर आपका जो जेनेटिक म्यूटेशन है, कोई म्यूटेशन हो जाए आपके अंदर, किसी भी स्पीशी में कोई म्यूटेशन हो जाए तो भी जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है, देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करें, भाई आप ह्यूमन हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और एक लायन है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं ये। तो ये क्या हो गया? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो गया। ये माना जाता है कि अभी तक रिकॉर्डेड बता रहे हैं कि 1.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल, और ये माना जाता है कि 5 से 50 मिलियन तक हो सकता है इसका टोटल नंबर। ठीक है, 10 और स्पीशीज डाइवर्सिटी भी जो है वो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। ये इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा है, पोलर रीजन्स में कम है। ठंड है, लाइचेंस मोसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोलर बियर हो गया, 2-4 और एनिमल हो जाते हैं, स्नो लेपर्ड हो जाएगा। लेकिन जब आप इक्वेटोरियल में आएंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शेर, अलग अलग टाइप के लेपर्ड्स, आपको क्लाउडेड लेपर्ड मिल रहा है, आपको अलग अलग टाइप के लेपर्ड मिल रहे हैं, शेर मिल रहे हैं। तो ये क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और वो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी जो है चेंज होती है, इक्वेटर से पोल की तरफ घटती है, इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोलर रीजन्स में कम है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। इकोसिस्टम मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो भी कम है। आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो, आप अपने आप को खड़ा करो, पेड़ दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं। आप डेजर्ट में खड़े हो जाओ, एक कैक्टस दिख रहा है, एक बबूल का पेड़ दिख रहा है, और 2-4 कंगारू रेड और 1-2 कैमल दिख रहे हैं। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? कम है वहाँ पे। 10 इकोसिस्टम्स में भी वेरी करती है। ग्रासलैंड में अलग होगी, आपका वेटलैंड्स में अलग होगी, मार्शलैंड्स में अलग होगी। मार्शलैंड्स क्या एक टाइप के वेटलैंड ही होते हैं। आपका डेजर्ट माउंटेनियस रीजन्स में अलग होगी, आपके कोस्टल रीजन्स में अलग होगी। तो इकोसिस्टम में भी वेरी करती है डाइवर्सिटी। 10 so much variation at ecosystem are termed as ecosystem diversity। अब एक शब्द हमेशा आप लोग देखेंगे, एंडेमिक। भैया एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है कि वो स्पीशीज वहीं पाई जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि ए स्पीशी इज़ एंडेमिक टू इंडिया, तो मतलब वो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। 10 about 33% of the flowering plants recorded in India are endemic to our country। इंडिया इज़ ऑल्सो नोटेबल फॉर एंडेमिक फोना। अच्छा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फोना मतलब एनिमल्स, और ज़्यादा एनिमल्स हैं। आउट ऑफ द रिकॉर्डेड वर्टिब्रेट्स 53% ऑफ द फिश, फ्रेश वाटर फिश, 60% ऑफ द एम्फीबियस एंड 36% ऑफ द रेप्टाइल्स एंड 10% मैमेलियन फोना आर एंडेमिक। तो इतने 53% जितनी भी फिश मिलती है इंडिया में, फ्रेश वाटर फिश, उसमें 53% जो है वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। ऐसे 60% एम्फीबियंस, 36% रेप्टाइल्स एंड 10% मैमल्स। तो ये तो बात थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हुआ क्या कि देखो, मैंने आपको बताया कि हर जगह बायोडाइवर्सिटी इक्वल नहीं है। कई जगहों पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन क्या वो ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल कॉजेज़, वो जो उनकी डाइवर्सिटी थी वहाँ पे घटने लगी। तो उन्होंने ऐसे 36 जगहों को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बोला कि ये मेगा डाइवर्सिटी जोन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, या बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो गया है, या एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इन्हें जो है हॉटस्पॉट बनाओ। ये हॉटस्पॉट हैं, इनको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट इंडिया जो टोटल लैंड एरिया है वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% है, लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो हम लोग 8% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। वो एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। 1988 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऑन साइट 2 टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। एक्स सीटू में बोटेनिकल गार्डन्स, आपके पार्क्स, आपके जूज़, ये एक्स सीटूज कंजर्वेशन मेथड्स हैं कि आप शेर को जो है नेचुरल हैबिटेट से लाए, आपने उसको जू में ठीक किया, वहाँ पे उसको रखा, वहाँ पे उसको जो
प्रॉब्लम थी उसको सही किया, वो हो गया आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या हुआ कि आप ऑन साइट, आप जंगल में ही रह के उसको ठीक कर रहे हैं, या आपने उसको बचाया है जंगल में ही बाय मेकिंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व दैट आर नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन मैथड्स। अब हॉटस्पॉट भी भैया हर किसी को तो बनाते नहीं है, तो हॉटस्पॉट के लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि द एरिया शुड सपोर्ट 1500 एंडेमिक स्पीशीज़, की भैया जो 1500 तो ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए कि सब जो वहीं पे मिलनी चाहिए, एंड इट मस्ट हैव लॉस्ट ओवर 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट। तो जितना ओरिजिनल हैबिटेट था उसको 70% लॉस्ट होना चाहिए, तब हम लोग जो है मानेंगे। और 36 हम लोगों ने फाउंड आउट की, उसमें से 4 इंडिया में मिलती हैं। इंडिया में याद रखना आपका इधर वेस्टर्न घाट्स, ऊपर चले जाओगे तो आपका ये हिमालयन ईस्टर्न हिमालयन रीजन, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, पटकाई बूम से नीचे होते हुए मिजोरम, है ना, जो नीचे ऐसे ब्रांच आ जाती है ना। मैप मेरा थोड़ा सा पुअर है, मुझे माफ़ करना, जो इधर वाला एरिया है ईस्टर्न घाट्स। देन फिर इंडो म्यांमार रीजन, उसी से नीचे त्रिपुरा से म्यांमार रीजन है, ये वाला इंडो बर्मा एक हमारे पास इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, ठीक है। और एक सबसे नीचे है सुंडालैंड। सुंडालैंड में आपको पार्ट्स ऑफ निकोबार, अंडमान आइलैंड्स वो जाते हैं, ठीक है। तो 36 में से 4 जो हैं वो इंडिया में है। देखो इंडो बर्मा, ये आपका हिमालयाज़ हो गया, ईस्टर्न हिमालयाज़, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये इंडो बर्मन हो गया, और ये सुंडालैंड हो गया। पूरा पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो इंडिया की तरफ से इसमें जो है अंडमान निकोबार नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है। ऐसी अगर हम और बात करें तो देखो कॉकस माउंटेन्स जो हैं, मेडिटेरियन बेसिन जो है, ऐसे गिनिया फॉरेस्ट, ये सब जो है न्यूजीलैंड, न्यू कैल्सिडोनिया, ये सब जो है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये तो बात थी हॉटस्पॉट्स की। अब एक मैं आपको कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक होते हैं कूल स्पॉट्स, एक होते हैं होप स्पॉट्स, ठीक है। देखो होप स्पॉट्स तो वो मरीन इकोसिस्टम है जहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है और उसको बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओशनिक इकोसिस्टम्स हैं, उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूल स्पॉट्स वो हैं कि आपने अभी भी वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ तो थी, लेकिन वहाँ की स्पीशीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, ठीक है। अभी भी वहाँ आपने जो है वहाँ पे कंजर्वेशन किया, रोक तो रखा है, लेकिन आपकी इंटरवेंशन, आपके रोकने के बावजूद अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ थ्रेटेंड है। तो उसको बचाए रखने की कोशिश करती रहनी है आपको, ठीक है। आपको जो है यू हैव टू कीप कंजर्विंग दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। आपने किया काम, लेकिन आपको और काम करना है, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारा थ्रेटेंड स्पीशीज़ बहुत सारी स्पीशीज़ थ्रेटेंड है अभी भी। तो ये कूल स्पॉट्स हो गए, ये होप स्पॉट्स हो गए। होप स्पॉट्स मैंने आपको बताया ओशनिक इकोसिस्टम, ठीक है। कौन सी इकोसिस्टम? ओशनिक इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ? देखो 2 टाइप के किंगडम है, प्लांट एनिमिलिया और प्लांट वाला, ठीक है। अब 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज आर एनिमल्स, मतलब अगर मैं 10 स्पीशीज लूँगा तो उसमें 7 एनिमल होंगे और 22% के आसपास प्लांट्स होंगे, विच विल इंक्लूड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। उसको हम आप छोड़ भी सकते हो चाहे, लेकिन ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है। फिर हुआ क्या, देखो फिर 2 टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्या फ़र्क है दोनों में? यूकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट में। अब उसे तो हमने देख लिया, उसे तो हमने नाप लिया, लेकिन इसमें जो ये हम स्पीशीज़ काउंट कर पाए, तो हमें आज तक ये भी नहीं पता कि प्रोकैरियोट स्पीशीज़ कितनी है। प्रोकैरियोट स्पीशीज़ को हम नहीं काउंट कर पाए, इसलिए हम लोग 100 तक नहीं पहुँच पाए। तो 22% हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स हैं। अब अगर हम प्लांट्स में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा फंजाई है, एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा है, फिर मॉसेस, फर्न्स, एल्गी, लाइचेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, एल्गी, लाइचेंस और फिर बहुत सारे। एनिमल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनिमल्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, फिर आपके अदर एनिमल्स ग्रुप है, फिर मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस मतलब जो आप केकड़ा खाते हो ना, वही होता है क्रस्टेशियंस, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा फिशेज। देखो वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में एक इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स में ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात थी कि कितने कैसे कैसे होता है, कितने एनिमल है, कितने प्लांट है, और एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या है, प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है। देन बात करें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। देखो पहले तो
कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है। मतलब मैंने आपको बताया कि देखो पूरे में यूनिफॉर्म नहीं है बायोडाइवर्सिटी, एक कहीं कहीं हो सकता है पॉकेट्स में ट्रॉपिकल में कहीं कम हो और कहीं टेम्परेट में ज़्यादा हो पॉकेट्स में, बट जनरली जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं। अब उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन्स हैं और उससे ऊपर वाला रीजन है वो प्रीवियस जो उनका एवोल्यूशनरी साइकिल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो उसमें जो है फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हुआ है, वहाँ पे आइस एज रही है बहुत समय तक, तो जमता रहा फिर पिघल गया, तो क्या हुआ कि एक अनस्टेबिलिटी थी, स्टेबल नहीं थे वहाँ के इकोसिस्टम। तो स्पेशिएशन जो होती है, स्पेशिएशन क्या होता है कि जिससे नई स्पीशी बनती है या नए एनिमल्स बनते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है ना भाई। पहले वो अलग हुआ, उसके बाद उसने अपनी पर्टिकुलर नीश या पर्टिकुलर काम एक्वायर कर लिया, तो स्पेशिएशन हो गया, वो एक नई टाइप की स्पीशी बन गई, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। बट आपका जो इक्वेटर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर इंसुलेशन था, लाइट आती थी, प्रोडक्टिव उससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, स्टेबल रहा, तो आपके इक्वेटर में ज़्यादा स्पीसीज़ या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है रादर देन टेम्परेट एंड पोल्स। यही इसका रीजन्स है, ठीक है। देन बात करें स्पीशीज और एरिया में रिलेशनशिप की, तो एक अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट थे, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि ठीक है हमने एक एरिया में डाइवर्सिटी खोजनी स्टार्ट करी, तो हम एरिया में बढ़ते गए, जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती गई, बट वो एक पॉइंट तक ही बढ़ी। उसके बाद चाहे एरिया आपने कितना भी बढ़ाया, वो बायोडाइवर्सिटी एक लिमिट तक ही बढ़ी, उसके बाद नहीं बढ़ी। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा आपका ग्राफ बनेगा कि पहले स्पीसीज रिचनेस और एरिया की बात करें तो पहले तो काफ़ी बढ़ेगी, फिर जो है कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। देन देखो एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट था, जाते जाते बताते हैं, फ्रूगीवोरस होता है। फ्रूगीवोरस क्या होते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, या फ्रूगीवोरस जो फ्रूट खाते हैं उसको। देन बायोडाइवर्सिटी को नापते कैसे हैं, देखो बायोडाइवर्सिटी को नापते हैं, एक हमारे रॉबर्ट हार्डिंग विटटेकर थे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी का। अल्फा डाइवर्सिटी हो गया, देखो छोटे एरिया में आपने ग्रासलैंड पकड़ा, उसमें कितनी डाइवर्सिटी थी वो नाप लिया, आपने एक डेजर्ट पकड़ा उसमें कितनी डाइवर्सिटी थी वो नाप लिया, आपने एक फॉरेस्ट पकड़ा उसमें कितनी डाइवर्सिटी थी वो नाप लिया, ये हो गई आपकी अल्फा डाइवर्सिटी। दस इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट साइट्स और हैबिटेट्स विद इन अ लोकल स्पेस। अब आप आगे बीटा डाइवर्सिटी में, आपने देखा कि आपके पास फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के बगल में डेजर्ट था, या फॉरेस्ट के बगल में वेटलैंड था, तो वेटलैंड में कितनी डाइवर्सिटी है और फॉरेस्ट में कितनी डाइवर्सिटी है, आपने जब इसको कंपेयर किया तो आप बीटा डाइवर्सिटी में आ गए। दस बीटा डाइवर्सिटी और ट्रू बीटा डाइवर्सिटी इज द रेशियो बिटवीन रीजनल एंड लोकल स्पीसीज। फिर आ गया आप गामा में आपने बहुत बड़ा एरिया ले लिया, एक बायोम ले लिया, टोटल उस बायोम में कितनी, दो बायोम्स में कितनी डाइवर्सिटी है, जब उसको कंपेयर किया तो आप गामा डाइवर्सिटी पे आ गए। दस इट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल स्पीसीज डाइवर्सिटीज अक्रॉस कम्युनिटीज विद इन अ लार्जर जोग्राफिकल एरिया। अब आ गया स्पीसीज इवननेस में। देखो स्पीसीज इवननेस क्या होती है, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। एक इकोसिस्टम है ए, एक इकोसिस्टम है बी। इकोसिस्टम ए में 3 स्पीशी हैं, 1, 2 एंड 3। बी में या लायन, एलिफेंट और क्या लें, चलो कैट ले लेते हैं, कैट बहुत चल रही ना आजकल, ठीक है, कैट ले लेते हैं। और बी में जो है बी लायन, एलिफेंट और कैट है। ए में लायन 3 है, एलिफेंट 4 हैं और कैट भी 3 है। यहाँ पे लायन 6 हैं, एलिफेंट 1 है, कैट 2 हैं। अब आप बताओ कि ए में ज़्यादा इवननेस है या बी में ज़्यादा इवननेस है, कमेंट करके बताओ। ए में ज़्यादा इवननेस है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बी में लायन बहुत ज़्यादा है, एलिफेंट थोड़ा कम है, कैट भी थोड़ा कम है, तो मतलब बी में लायन डोमिनेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी स्पीसीज़ इवननेस कम होगी वहाँ पे जो ये देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशी डोमिनेट कर रही है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है स्पीसीज इवननेस का। नहीं समझ में आया तो लेक्चर पीछे जाके देख लो, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन लेक्चर का। देन स्पीशीज अबंडेंस की बात करें तो एक स्पीशी का कितना नंबर है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो अबंडेंस हो गई, कितनी ज़्यादा है रिलेटेड टू अदर स्पीशीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी मोर इन एन एरिया दैन द रिकॉर्डेड इन अनदर एरिया। तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा अबंडेंस, जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी। दैन टेक्सोनॉमिक और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। टेक्सोनॉमिक और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब फाइलोजेनेटिक स्टेटस होता है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब होते हैं। रेफर्स टू द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। देन
बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब, देखो बायोडाइवर्सिटी में हर चीज़ है, सारे एनिमल्स प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी में वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, एनर्जी डिराइव हो रही है, एनर्जी चल रही है 10% रूल से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फूड वेब के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। दस each and every creature is dependent on the biodiversity for a food chain which comprise food chain से ही फूड वेब्स बनता है। और जो बेसिक हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ह्यूमन हो चाहे प्लांट्स हो, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। ये कहाँ से आएंगे? हमें बायोडाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट से तो आते हैं, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अब बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको हर चीज़ बायोडाइवर्सिटी देती है। हमने उसको 3 चीज़ में डिवाइड कर दिया, इकोलॉजिकल सर्विस, बायोलॉजिकल सर्विस और सोशल बेनिफिट्स। भाई इकोलॉजिकल सर्विस में आ जाते हैं सबसे पहले, आपको तो पहले आपके जो वाटर रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, जो वाटर साइकिल है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये हो रहा है, ठीक है। जो रन ऑफ वाटर है उसको स्टेबलाइज करती है। आपके लिए जो पानी है वो फिल्टर आउट करती है थ्रू रूट्स, थ्रू प्लांट्स, पानी को परकुलेट करती है ताकि ग्राउंड वाटर हो पाए। फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, वो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। जो रन ऑफ हो भी गया तो मैंग्रोव जो है आपके ओशंस में सिल्ट ना पहुंच जाए, मैंग्रोव जो है ट्रैप करते हैं सिल्ट को। तो ये क्या है? ये इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। वो आपको आपकी देखो, अर्थ जो है बनी है आपको सपोर्ट करने के लिए, तभी अर्थ ने आपको उत्पन्न किया। अर्थ कभी भी वो चीज़ उत्पन्न नहीं करेगी जिसको वो सपोर्ट नहीं कर सकती। प्लास्टिक, कभी अर्थ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करती है? प्लास्टिक मिलता है? नेचुरल प्लास्टिक कुछ होता है? नहीं होता, वो ह्यूमन मेड है। तो अर्थ ने क्यों नहीं प्लास्टिक को बनाया? क्योंकि अर्थ जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकती, वो उसके लिए हानिकारक है, ठीक है। देन आपको सॉइल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, आपकी सॉइल का मॉइस्चर रिटेन करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करता है। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं आपकी, फॉस्फोरस, गैसियस साइकिल है, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सबको उसमें एटमॉस्फेयर में घुमाता है, उनको जो है राइट क्वांटिटी में रखता है एटमॉस्फेयर में, ताकि आप को कुछ हो ना जाए। ऑक्सीजन देता है आपको प्लांट्स को। भाई आज मैं बोलूँ कि मैं ऑक्सीजन 0 कर दूँ इन्वायरमेंट में, तो हमें से कोई नहीं बचेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, ना मैं बचूँगा, जो आप पढ़ रहे हैं ना आप बचेंगे, ठीक है। जो रूट सिस्टम्स हैं वो मिनरल्स को रोकते हैं। जो इनफैक्ट हमने आपको वो फाइटो स्टेबलाइजेशन बताया था ना, जो मेटल्स हम लोग कंटेमिनेट कर देते हैं, बेचारे पौधे जो हैं उनको अपने रूट्स में, लीव्स में स्टेबलाइज कर देते हैं, उनको प्रोसेस करके फ़िल्टर आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। कितनी सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए करता है, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड साइक्लिंग मैंने आपको समझा दिया। देन पॉल्यूशन रिडक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स को। हमने आपको बताया था कि जो फाइटो स्टेबलाइजेशन था, फिल्टर आउट करते हैं, हार्मफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हटाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट स्टेबिलिटी लाते हैं। जो पानी साइकिल है या कोई भी चीज़ है, माइक्रो क्लाइमेट है, भाई जो फॉरेस्ट वाले एरिया तो उसके बगल में अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पे अच्छी प्रोडक्टिविटी हो गई। आपने उस फॉरेस्ट को काट दिया तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, बारिश, वेदर पैटर्न्स पे इफेक्ट पड़ता है। यही तो भाई क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज हमारी तो देन है, कोई अर्थ ने हमें नहीं दिया है क्लाइमेट चेंज। अर्थ का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट था, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट स्टेबिलिटी तब भी जो है वो कोशिश करता है कि ठीक है यार, तुम अपनी हरकतें सुधार लो तो मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा। क्लाइमेट स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। जैसे वेटलैंड होते हैं, वो जो भी मेटल्स आते हैं या पॉल्यूटेंट्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप की सर्विसेज देते हैं। पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं, क्लाइमेट स्टेबिलिटी देते हैं, एंड ऑल्सो मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड प्रेडेटर्स, हेल्प टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट, है ना। जो पेस्ट होते हैं नेचुरल छोड़ दो उसे तो वो उस पेस्ट को पूरा खा जाती हैं, बर्ड्स या प्रेडेटर्स। तो ये क्या है? आपको फ़ायदा दे रही है भाई। हवा जो है क्रॉस पॉलिनेशन में आपको मदद कर रही है। वो जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहे हैं। उससे आपके फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये सब क्या है भाई? रिप्रोडक्शन का पार्ट है। रिप्रोडक्शन नेचुरल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। कोई आप पॉलन ग्रेन उठा के थोड़ा ना भी एक फूल से दूसरे फूल में रखते हैं, ये नेचर रखता है। तो ये नेचर आपको देता है, दस आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका भी ख्याल रखें जब नेचर आपका ख्याल रखता है। देन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमें फूड देता है, फाइबर देता है, मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, हमारे घर बनाने के लिए वुड देता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स देता है, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं। क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स ही तो हैं, ठीक है। 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिलाई ऑन हर्बल मेडिसिन विच कम्स फ्रॉम ओवर 7,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑफ
मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। इनफैक्ट 5000 प्लांट स्पीशीज ऐसी है जिसे हम लोग खाते हैं। आज के टाइम में हम लोग 20 स्पीशीज़ के प्लांट खाते हैं, और मेनली 4 जो स्टेपल हैं हम लोग उससे गेहूँ, मेज़ और राइस, बाजरा, रागी, ये सब जो है, ये सब हम कितनी हमारी देखो जो न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी थी वो भी, खाने की कैपेसिटी कितनी कम होगी भाई। आपका कड़ी पत्ता है, आपका जो सांभर में सारी चीज़ें डलती हैं, लौकी है, ये सब क्या है, नेचुरल प्लांट से आते हैं, ठीक है। आपको जो है अर्थ या इन्वायरमेंट इतना कुछ खाने के लिए देता है, और वो आपकी बॉडी को आपको उसने ऐसे बनाया कि आपको जो है फूड डाइवर्सिटी रखनी है, लेकिन आप क्या है वही चावल रोटी दाल सब्जी खाते रहते हैं। इसलिए डिफरेंट चीज़ें खाएं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देन ब्रीडिंग मटीरियल फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वाइल्डली जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारा खाना, कितनी सारी वाइल्ड चीज़ें। आज अगर आप जो बेसिकली ट्राइबल एरियाज में चले जाएँ तो वो आज भी फॉरेस्ट से जो उगता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, वो उससे फ्यूल वुड भी इस्तेमाल करते हैं, और खाने के लिए भी छोटी छोटी चेरीज़, रेजिन्स, ये सब खाते हैं, और ये बड़े हेल्दी होते हैं, बड़े महंगे बिकते हैं बाहर मार्केट में, क्योंकि प्योर रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं रहता, वो नेचर ने आपको दिए होते हैं, और जितना जो नेचर आपको देता है उतना ही अच्छा वो फूड होता है, ठीक है। खैर, ब्रीडिंग मटेरियल का मतलब था हमारा बेस प्रोवाइड करता है भाई। एक चावल का दाना, मान लिया एक आपको वाइल्ड चावल मिल गया जो वाइल्डली उग रहा, अब उस एक चावल मिल गया आपको, अब चावल उस जेनेटिक मटेरियल से तो चावल बना हुआ है, ठीक है। चावल जो बनेगा वो जेनेटिक मटेरियल से बनेगा। अब आप उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उसको ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं बाय न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। जो आज के टाइम पे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आप उसे पेस्ट रेजिस्टेंट या ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। बट वो चावल कैसे बनेगा, उसका जेनेटिक मेकअप तो किसने दिया आपको, धरती ने दिया या हमारे इन्वायरमेंट ने दिया। देन फ्यूचर रिसोर्सेज की बात करें तो ये देखा गया है कि आज तो जो हो सकता है जो आज का जो खाना है वो फेज आउट हो जाए, और आज बहुत सारे क्रॉप्स इन्वायरमेंट में ऐसे हैं जो कल का खाना बनेंगे, जिनको इम्प्रूव करके हमें कल का खाना बनाना पड़ेंगे। दस मैनी प्रेजेंटली अंडर यूटिलाइज फूड क्रॉप्स हैव द पोटेंशियल टू बिकम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन दी फ्यूचर। सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो रिक्रिएशन के लिए यूज़ होता है। देखो भाई, फॉरेस्ट है, आप लोग घूमने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज होती है, नेशनल पार्क जाते हैं, सेंचुरीज, गार्डन, ये सब क्या है, इको टूरिज्म, ये सब क्या है, रिक्रिएशन के लिए। देन कल्चरल वैल्यूज़ हैं भाई, ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स कल्चर का पार्ट रहे हैं। कई जगह कुछ ओकेजन्स पे आप एनिमल्स को उनकी बलि चढ़ाते हैं या उनको खाते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को सीक्रेट मानते हैं, जैसे तुलसी हो गई, या आपका बेनियन ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, उसकी क्या है एस्थेटिक वैल्यू है, उसकी क्या है सीक्रेट वैल्यू है। इसी को यूज़ करके सीक्रेट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ताकि ये क्या है कि प्रिजर्व करते हैं लोग। भाई लोग डरते हैं कि पीपल का पेड़ मत काटो, तो उससे क्या हुआ कि वो पेड़ बचाव हुआ, ठीक है। सीक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है विच लीड्स टू दी प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। खेजरी हो गई, पीपल हो गया, ये सब क्या है, ये सब का क्या है एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। देन कॉजेज़ क्या है, देखो बायोडाइवर्सिटी तो है हमारी, इतने कुछ प्रोवाइड कर रही है, बट फिर भी हम उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 79 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 44 species of birds, 15 of reptiles and 3 species of amphibians are threatened. Nearly 1500 species of plants are endangered in India. एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, 1950s के टाइम पे चीता, अभी तो हम उसको वापस ला रहे हैं अफ्रीकन चीता, बट एशियन जो चीता था वो एक्सटिंक्ट हो गया था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। इनफैक्ट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन इस दो सबसे बड़े मेजर कारण है स्पीशीज एक्सटिंक्शन के, ठीक है। अब तो हम कुनू पलपुर में उसको वापस लेके आ रहे हैं, बट वो भी अफ्रीकन है, ठीक है, उसके लिए भी कितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये क्या था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो चीता हमने खो दिया, ठीक है। तो क्या क्या वेज हैं, डायरेक्ट वेज से हम लोग क्या पेड़ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, उनकी पोचिंग कर रहे हैं। पोचिंग भी चीता की में है ना भाई, शौक के लिए गोली मार दी, तो पोचिंग उसकी खाल रखी हुई है, खाल चेयर पर रखी हुई कि बैठे हुए हैं मस्त। तो पोचिंग भी बहुत बड़ा कारण था चीता के एक्सटेंशन में। देन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। इनडायरेक्ट वेज की बात करें तो मॉडिफाई कर रहे हैं आप लोग नेचुरल इकोसिस्टम को, है ना, वहाँ पे आपने इकोसिस्टम प्रमोट कर दिया, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहा है जिससे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, एक्जॉटिक स्पीशीज़ आ जाती हैं, पॉल्यूशन हो जाता है। नेचुरल कॉजेज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको दे दिया, सबसे बड़े मेन कारण है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ भाई, आपने घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट जला दिए या फॉरेस्ट को काट दिया, जो वेटलैंड्स थे उन्हें भर दिया या ड्रेन आउट कर दिया,
और जो नेचुरल एरियाज है यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बना लिए, तो आपने क्या कर दिया, नेचुरल लैंडस्केप्स को मॉडिफाई कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, बायोडाइवर्सिटी घट गई, ठीक है। दस ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज एंड मे पुश इट टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। अब भाई देखो स्पीशीज़ हैं छोटी छोटी, बर्ड्स, रैट्स, ये वाया शिप जा रही है, प्लेन्स जा रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो उसके इकोसिस्टम में रहती है तो अर्थ ने उसके लिए बैलेंस आउट करने के लिए चीज़ें बना रखी है। भाई इंसान तो खुद ही मर जाता है, सब स्पीशीज एक टाइम के बाद खुद मरते हैं, बट उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो उसके लिए एक हम मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि उसके लिए प्रीडेटर रहेगा, उसका एक उसे खा जाएगा कोई, और जो प्रीडेटर रहते हैं, जो एपेक्स प्रीडेटर रहते हैं, उनकी लाइफ कम रहती है। तो अर्थ ने या इन्वायरमेंट आप कह लो कि नेचर ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। बट अब कोई माइस या रैट ले लो, रैट का एक प्रीडेटर था बिल्ली, अब रैट जो है शिप पे सवार होकर कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ बिल्ली होती नहीं है, रैट को कोई नहीं मार सकता। अब 2 रैट अब गए थे, वो रैट 5-6 गए, वहाँ पे उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और रैट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैल गई। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स से उन्होंने पूरे वाइप आउट कर दिए, तो जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन थी वहाँ की इकोसिस्टम की, वो पूरी वाइप आउट हो गई और रैट्स वहाँ आ गए। तो इन्वेजन ऑफ क्या हो गया, इन्वेजन हो गया ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पैंथेनियम हिस्टोफोरस था, एक ट्रॉपिकल अमेरिकन वीड है, उसने बहुत सारी सिटीज़ को प्रॉब्लम में डाल दिया। इनफैक्ट बहुत सारे टाउन्स एंड विलेजेस इन इंडिया लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ लोकल प्लांट्स एंड द डिपेंडेंट एनिमल्स। देखो पूरी इकोसिस्टम खराब होता है, लोकल प्लांट्स वाइप आउट हुए, लोकल प्लांट्स पे जो थे वहाँ के लोकल एनिमल्स डिपेंडेंट थे। अब नया आ गया, उन्होंने कहा यार ये तो कुछ नई चीज़ आ गई, नया प्लांट आ गया, हमने ये तो कभी खाया ही नहीं, ऐसे खाएं या ना खाएं, खा के कहीं मरना जाए, तो बोला छोड़ो यार इसको नहीं खाते। तो क्या हुआ कि उनका ऑप्शन घट गए खाने के, ठीक है। तो पूरा इकोसिस्टम या पूरी लाइन ऑफ इवेंट्स या चेन ऑफ इवेंट्स पूरा चेंज हो जाता है जब इन्वेजन होता है या इन्वेजिव स्पीशी आती है या कोई एक्जॉटिक स्पीशी, मतलब जो बाहर से स्पीशी आती है विच इज़ नॉट द नेटिव वन, ठीक है। ऐसी नाइल पर्च थी, वो क्या थी, एक प्रीडेटरी फिश है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। वाटर हेकिनिथ, ये लेक्स एंड रिवर साइड्स को क्लॉग कर देता है। फिर लंटाना कमेरा, ये एक अमेरिकन बीट थी, वहाँ के बहुत सारे फॉरेस्ट को उसने प्रॉब्लम में डाल दिया। इंडिया में भी इसने बहुत सारी प्रॉब्लम करी। देन बात करें पॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्जॉटिक स्पीशीज़। देन पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, वाटर, भाई हर चीज़ ही है, मतलब पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिश मर रही हैं, फिश क्योंकि बहुत सारी फिश हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं झेल पाती। आज ही हम कल ही हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक कम रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल पाती है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो स्पीशीज़ जो है डाई आउट हो जाती हैं या मर जाती हैं, ठीक है। देन प्लास्टिक वेस्ट है, इतना सारा आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाया जा रहा है कि जो प्लास्टिक है उसमें जो फिशेज़ हैं वो फंस जाती हैं, वाइल्ड लाइफ है वो फंस जाती हैं। इनफैक्ट जो फिशिंग के लिए नेट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें एंटेंगल हो जाती हैं बहुत सारी स्पीशीज। भाई आपको तो फिश खानी है, लेकिन उसमें टॉर्टॉइज आ गया या बहुत सारी और वाइल्ड लाइफ आ गई ओशंस की, उनकी क्या गलती है, वो तो नहीं चाहिए थी, आप उसे फेंक भी दे तो वो मर जाते हैं। तो क्या है कि एक टाइप का लॉस ही है। ऑयल स्पिल्स हैं, ठीक है, ऑयल स्पिल से क्या होगा कि जब ऊपर पूरा तेल आ गया, सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है, कोई रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वाटर बॉडी कम हो गई, तो वहाँ की जितनी भी स्पीशीज थी उनको ऑक्सीजन मिली नहीं, वो मर गए। 10 और फिर लास्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी, तो है ही है। इनफैक्ट देखो भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, है ना सब, और उसके लिए क्या चाहिए, हमें जगह चाहिए, जगह के लिए हम रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करेगी, वुड चाहिए, या मान लिया आज बात होती है बैटरी उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी बनाने के लिए आपको कोबाल्ट चाहिए। कोबाल्ट भी कहाँ से आएगा, कोबाल्ट भी तो धरती से माइन करके ही निकालेंगे, माइनिंग होती है, ठीक है। वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि कोबाल्ट का ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कोबाल्ट हो गया है कि भैया उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चाहिए। तो वो क्या है कि हर चीज़ का अपना पॉजिटिव है तो हर चीज़ का एक नेगेटिव भी है। इनफैक्ट इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 6 बिलियन पीपल लिव्ड ऑन अर्थ ईच ईयर, 90 मिलियन पीपल और बढ़ गए, क्योंकि ह्यूमन एक स्पीशी ऐसा है कि इसका कोई प्रीडेटर नहीं है। हम लोग खुद नेचुरली डाई आउट कर जाते हैं, या जो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में, उससे अगर हम मरे तो मरे, नहीं तो हमारी जो नेचुरल लाइफ है उसे जीते हैं। और अब क्योंकि हेल्थ सिस्टम इतने इम्प्रूव हो गए हैं तो लाइफ लॉन्गिटिविटी भी बढ़ गई है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हम लंबे समय तक जीने, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे कि वो हमारे लिए तो अच्छा है एज अ ह्यूमन रेस, बट हमारी नेचर, हमारे अर्थ, हमारी इन्वायरमेंट के लिए
ख़राब है। क्यों? क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है ना, इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 10 ह्यूमन पॉपुलेशन, और फिर जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है, वो कुछ ही लोगों के पास रहेंगे और पॉवर्टी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ जो है पॉवर्टी को भी लीड करती है। 10 ह्यूमन ग्रोथ लीड्स टू पॉवर्टी एंड ह्यूमन ग्रोथ ऑल्सो लीड्स टू इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेस ऑन इन्वायरमेंट विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू दी डिक्लाइन इन दी बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो बात थी पूरी बायोडाइवर्सिटी की। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी हम आपको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पूरा पढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे कि जो आपको छोड़ना होगा। देखो यार कई बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही नहीं होता किसी टॉपिक का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। हम भी हर चीज़ नहीं आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, बट हमारा काम एज अ स्टडी सर्कल ये है कि हम आपको सब कुछ पढ़ाएं, कुछ छूटे ना, एंड दैट इज़ व्हाट अल्फा एस एम्स एट। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, अपना ख्याल रखिए, एंड हम आपको जल्दी मिलते हैं। टिल टेक केयर, बाय बाय।